छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण को लेकर आया हूं। तो अब हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या है, किसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। अब इसके बारे में देखें तो जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो छात्र के कह सकते हैं या कमियों कमजोरियों का छात्रों ये पता लगाने का कार्य करता है। अगर इसके बारे में देखें जो डायग्नोसिस टेस्ट है, जो निदान है, यह जो है बात करें तो यह चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक शब्द है और यह जो है निदान की एक प्रक्रिया होती है। यह क्या होती है छात्रों? एक निदान की एक प्रक्रिया होती है। तो अब हम बात करते हैं जो निदानात्मक जो परीक्षण है, अब इनकी जो क्या डिफिनेशन होती है, क्या इनकी परिभाषा है, अब इनकी परिभाषा को हमको स्पष्ट करना है। देखिए इनकी जो परिभाषा है इसमें जो आता है पहली परिभाषा है मीनिंग देखते हैं, या इनकी जो है परिभाषा में जो गुड की डिफिनेशन आती है। जो गुड ने ये कहा है छात्रों कि छात्रों की कमियां, या तो जो गुड है इन्होंने ये कहा है कि छात्र संबंधी जो कठिनाइयां हैं या जो कमियां हैं इनके जो है स्वरूप का डिटर्मिनेशन करना या इनके स्वरूप का जो है निर्धारण करना ही जो है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब फिर सीबी गुड के बाद अगली जो हमारी जो डिफिनेशन आती है वो है रास के अनुसार। जो रास ने ये कहा है कि जो है रास ने एक अलग शब्दों में कहा है, उन्होंने ये कहा कि जो बचाव होता है, बचाव निदान का एक उच्चतम स्तर होता है या जो उच्च स्तर होता है बचाव का, वही जो है निदान की प्रक्रिया कहलाती है। तो अब बात करते हैं जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है यह मूलतः है जो मंद बुद्धि के बालक या फिर जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनकी कमियों को फिर उनकी कमजोरियों को ये पता लगाने का कार्य करते हैं। तो जो निदानात्मक जो परीक्षण के माध्यम से मैं जो है बताया कि जो पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं या तो जो बालक मंद बुद्धि के बालक होते हैं या फिर जिनकी जो है आईक्यू जो होती है वो 60 से कम होती है, तो वैसे बालक को हम मेंटली जो है रिटायरमेंट चाइल्ड के नाम से उसको हम जानते हैं, या फिर छात्रों उसी को जो है मंद बुद्धि के बालक के नाम से उसको हम जानते हैं। और अब फिर बात कर लेते हैं जो डायग्नोसिस जो टेस्ट है या फिर जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है छात्रों, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम इनके एम के बारे में चर्चा कर लेते हैं या इनका पर्पज होता क्या है, किस लिए जो है निदानात्मक परीक्षण अपनाया जाता है। अब इनका जो उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों की योग्यता या कमजोरियों की जांच करना। निदानात्मक परीक्षण का एक प्रमुख या मुख्य जो उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो बालक होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है, उनकी योग्यता या फिर उनकी कमजोरियां क्या होती है, उनकी जांच करना ही जो है, उनकी जांच करने के लिए ये इसका परीक्षण किया जाता है। और देखिए जैसे बालक किस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके अंदर क्या कमियां आ रही है कि जो बालक जो सीखने की या बालक जो अधिगम जो अक्षमता वाले बालक हैं, किस कारण से बालक सीख नहीं पाता, तो यहाँ पर जो उनकी जांच की जाती है तो उनकी जांच करना या जो व्यक्ति की जो योग्यता या फिर कमजोरी की जांच करना होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो अब जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है हम इनके क्या होते हैं उद्देश्य, इनके उद्देश्य के बारे में बताया कि यह जो व्यक्ति की योग्यता या फिर कमजोरियों की जांच करता है या जांच करने कार्य करता है। फिर उसके बाद आगे आता है नंबर 2 पॉइंट गुणात्मक परिवर्तन लाना। अब देखें जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है
इस परीक्षण के माध्यम से ही जो है बालकों या छात्रों में गुणात्मक रूप से परिवर्तन लाने का भी कार्य छात्रों किया जाता है। बालक के अंदर जो है गुण उत्पन्न करने का भी कार्य किया जाता है। तो गुण मतलब जब बालक के अंदर जब अधिगम अक्षमता को जब दूर कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बालक को जो है हर एक कार्यों में उनका मन लगेगा और जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो है गुणात्मक रूप में परिवर्तन होने का कार्य छात्रों प्रारंभ हो जाता है। तो यही गुणात्मक रूप में परिवर्तन होना ही यही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण छात्रों कहलाता है। फिर जो है निदानात्मक परीक्षण में जो गुणात्मक परिवर्तन लाना, फिर उसके बाद नंबर 3 आता है छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित करना। अब बात करते हैं जो निदानात्मक परीक्षण है, इस परीक्षण के माध्यम से ही छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित करने में सहायता मिलती है। जैसे जो है सीखने की कुशलता या कौशल या अधिगम कौशल, बालक जो है बुलाए जाने पर जो है पीछे देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, बिल्कुल जो सीखने की उनकी क्षमता बिल्कुल कमज़ोर है या कैसे है, उनके जो है विभिन्न कौशलों को विकसित करना जो है निदानात्मक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे आपने जो है छात्रों में कुछ विभिन्न कौशलों को विकसित करना, जैसे अधिगम अक्षमता संबंधी कौशल हो गया, तो इनको जो है विकसित करना जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है या जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं, इस परीक्षण की प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित करना। और उसके बाद देखिए अब बात आती है जो निदानात्मक हमने परीक्षण के बारे में बताया, अब इसकी जो है प्रोसेस छात्रों चालू हो जाती है। जैसे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है या जो निदानात्मक जो परीक्षण का कार्य किया जाता है, अब उनकी प्रक्रिया क्या होती है, अब हम उनकी जो प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा पहला जो प्रक्रिया है निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन करना। जैसे कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं कि जो कि इनकी प्रक्रिया में होता है कि क्या कौन से छात्र हैं या उपयुक्त या उचित ढंग से छात्रों का आप कैसे चयन किए हैं, यही जो है इनकी चयन की प्रक्रिया है। या तो बात करें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके जो निर्माण की प्रमुख जो प्रक्रिया होती है, इसमें उपयुक्त जो है छात्रों का चयन, आप जो कुछ छात्रों का चयन किए हैं वो कैसे हैं, वो ठीक ठाक हैं या उचित छात्रों का चयन किए हैं कैसे हैं, ये इनकी जो है प्रक्रिया में नंबर 1 पॉइंट आता है कि निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन। फिर अगले पॉइंट जो आता है कठिनाइयों की खोज करना या कठिनाई स्थलों की खोज करना। जो निदानात्मक जो परीक्षण की प्रक्रिया वह है कि कठिनाई स्थल की खोज, कहाँ पर छात्रों की कठिनाई हो रही है, वह कौन सा ऐसा स्थान है या स्थल है जहाँ पर बालक को जो सीखने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है या उन्हें कठिनाई असहज हो रहा है, तो उनकी जो है जो कठिनाई की जो स्थल हैं या उनकी जो कठिनाई की जगह है, उनकी कठिनाई की खोज करना ही जो है निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया का एक छात्रों महत्वपूर्ण अंग है कि कठिनाई स्थलों की खोज करना। फिर नंबर 3 आता है छात्रों कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करना। जो निदानात्मक की परीक्षण या जो निदानात्मक जो परीक्षण अपनाया गया है, उस जो है परीक्षण के प्रमुख जो है प्रक्रिया के रूप में कि कठिनाई की क्या रीजन है, किस कारण से बालक को सीखने में कठिनाइयाँ हो रही है, किस कारण से बालक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इनकी जो है कठिनाइयों या इनकी
क्या रीजन है, उनके जो रीजन है उनका विश्लेषण करना या उनका जो है एनालिसिस करना ही जो है उनका एनालिसिस करना ही निदानात्मक परीक्षण की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है कि कठिनाई के क्या कारण है, किस कारण से बालक आगे नहीं बढ़ रहा है, हकला रहा है कि तुतला रहा है कि और जो है वह मंद बुद्धि के बालक हैं जो कि उनकी IQ बहुत कम है, कि किस कारण से बालक जो है आगे या किस कारण से बालक को कठिनाई आ रही है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे ये प्रोसेस है तो उनमें कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करना ही डायग्नोसिस जो टेस्ट होता है या तो जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उस परीक्षण के प्रमुख विश्लेषण किया जाता है कि कठिनाई के कारण। अब छात्रों के अंदर दिमाग में बातें आती होंगी विश्लेषण क्या है। मैंने आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था विश्लेषण का, अब देखिए एक आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो ये आप ध्यान दीजिए, किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनको जोड़ने पर हमारी समस्या का हल तैयार हो जाए, तो उसी प्रक्रिया को ही हम विश्लेषण कहते हैं। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाने बताने का कार्य किया जाए तो उसी प्रक्रिया को ही हम संश्लेषण कहते हैं। तो पहले हमारी प्रक्रिया विश्लेषण की चलती है, फिर उसके बाद हमारी प्रक्रिया आती है सिंथेसिस या फिर संश्लेषण की आती है। तो जैसे हमको ये तो मैं आपको बता दिया, तो जो यहाँ पर डायग्नोसिस जो यहाँ बात चले निदानात्मक जो परीक्षण की, तो इसमें जो इसका प्रोसेस है या तो जो प्रोसेस में जो नंबर 3rd पॉइंट आता है कि क्या इनकी कठिनाई है, उनकी जो कठिनाइयों के कारण है उनका जब हम एनालिसिस कर लेंगे, जब हम इनका विश्लेषण कर लेंगे, तब इसी प्रक्रिया से उनका या बालक या जो छात्र होंगे उनका जो है निदान किया जा सकता है। फिर आगे आता है उपचारात्मक प्रक्रिया। फिर इसी के बाद जो है बालक के अंदर कुछ जो है सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं, उनके त्रुटियों या कमजोरियों में जो सुधार करने का कार्य किया जाता है। फिर वो सारी जो है प्रोसेस या फिर जो प्रक्रिया आती है छात्रों, वो इसमें प्रारंभ होती है। तो जो उपचारात्मक प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद 5वां आता है त्रुटियों के रोकथाम के उपाय। जो हमारा ये डायग्नोसिस टेस्ट है छात्रों या जो निदानात्मक जो परीक्षण है, इस परीक्षण के माध्यम से ही छात्रों की त्रुटियों के लिए कुछ जो रोकथाम भी किए गए हैं। जैसे जो है त्रुटियों की जो रोकथाम के कुछ उपाय भी है, उनकी जो है कमजोरियों एवं कमियों को जानना, उनकी कमजोरियों या कमियों को जानकर उसी विधि का अनुसरण करता जाना या करना ही जो है ये उनकी जो है कमियों को जब रोकथाम के उपाय कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो निदान का भी अंत जो है या तो जो डायग्नोसिस जो टेस्ट होता है उसका जो निदान का अंत जो है हो जाएगा। तो जो निदान की प्रक्रिया पहले, उसके बाद फिर उपचार की जाती है। तो कहने का मतलब जो है ये प्रोसेस में देखें या तो जो निदानात्मक जो परीक्षण है, इस परीक्षण की जो प्रक्रिया होती है, इस परीक्षण की प्रक्रिया में जो 5वां आता है कि त्रुटियों के रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए कि ताकि बच्चे या जो छात्र होते हैं कोई कमी न करें, या अकला रहा है या तुतला रहा है या तो कम बुद्धि का बालक है, उनको सीखने में अक्षमता हो रही है, तो इनके लिए कुछ अलग से विधियों का प्रयोग करके समझाने या बताने का कार्य छात्रों अध्यापक को या तो कुछ मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हुए इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास छात्रों करते जाना चाहिए। अब बात आती है जो है निदान के बाद आगे आती है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल, तो रिमीडियल जो है टेस्ट कहते हैं या इसी को कहते हैं परीक्षण कह सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि उपचारात्मक क्या होता है। तो अब मैं आपको अभी तक बताया जो है डायग्नोसिस के बारे में,
क्या होता है निदान। अब फिर उपचारात्मक जो है शिक्षण के बारे में बता देते हैं कि क्या होता है उपचारात्मक। देखिए, उपचारात्मक भी एक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है, जहाँ पर मैं अभी तक आपको जो निदान के बारे में बताया कि यह छात्रों की कमियों, कमजोरियों, कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। लेकिन अब यहीं पर जो हमारी रेमेडियल जो टेस्ट चालू होता है या तो जो उपचारात्मक परीक्षण छात्रों चालू होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि छात्रों की कमियों, कमजोरियों, कारणों को जो दूर करने का काम किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। उपचारात्मक जो परीक्षण का मतलब होता है छात्रों के उपचार से होता है। जो उपचारात्मक परीक्षण होता है इसका जो मतलब होता है छात्रों में किस ढंग से आप या उपचार कर रहे हैं, कौन से जो है टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं जो कि छात्रों की कमियों या कमजोरियों को दूर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो बात यहाँ पर आती है उपचारात्मक जो शिक्षण के बारे में इस वर्ष को बता दिया। अब इनकी जो डिफिनेशन आती है, अब इनके जो डिफिनेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि इनके जो डिफिनेशन पर ब्लेयर एवं जो सिम्पसन है उनकी जो डिफिनेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जो है इनकी क्या डिफिनेशन है। अब इनकी जो डिफिनेशन पर हम चर्चा करें तो इसमें ये आता है कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है या उपचारात्मक जो परीक्षण का उद्देश्य होता है सभी प्रकार के अधिगम संबंधी जो त्रुटियां होता है उसको दूर करने के लिए जो प्रभावशाली विधि होती है उनका विकास करने से है। तो ब्लेयर जो सिम्पसन है उन्होंने बताया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षण संबंधी या जो अधिगम संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उनकी जो त्रुटियों को दूर करने के लिए जो प्रभावशाली विधियां बनाई गई हैं या प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करना ही छात्रों उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसी को उपचारात्मक परीक्षण। अब बात आती है यहाँ परीक्षण क्या है, किसको कहते हैं टेस्ट। देखिए छात्रों, तो यहाँ पर जो टेस्ट है इसी को हम परीक्षण के नाम से जानते हैं। परीक्षण होता है एक मानकीकृत उपकरण होता है छात्रों। परीक्षण एक मानकीकृत उपकरण होता है जो कि ये छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन करने का वो कार्य करते हैं। तो मैं आपको जो है जो योकम है, जो सिम्पसन किस ढंग से उपचारात्मक परीक्षण के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है उसके बारे में आपको बताया। तो जो उपचारात्मक परीक्षण की क्या डेफिनेशन होती है, क्या इनके अर्थ होते हैं, तो इनके बारे में छात्रों बताया। तो अब आता है इनके उद्देश्य। अब जैसे जो है उपचारात्मक जो शिक्षण के प्रमुख जो होते हैं उद्देश्य कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। जो उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब छात्रों में उपचार समाप्त हो जाता है, जब बालक या छात्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो है रुचि उत्पन्न होने की प्रक्रिया छात्रों प्रारंभ हो जाती है। जब उनके अंदर जो है रुचि उत्पन्न होने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो अध्यापक का जो शिक्षण का कार्य होगा वो अत्यंत प्रभावशाली रहेगा या तो अत्यंत प्रभावशाली छात्र बनेगा। अब इसी तरीके से देखें छात्रों में रुचि उत्पन्न, जैसे जो है छात्रों में जो रुचि उत्पन्न करने की कला एक अध्यापक के ऊपर डिपेंड करती है। तो छात्रों में एक रुचि उत्पन्न करने की जो है कला जो है उपचारात्मक जो है परीक्षण
के माध्यम से ही जो है संभव होती है, या तो जो उपचारात्मक जो शिक्षण के माध्यम से छात्रों में हम भली भांति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। फिर जो नंबर 2 पॉइंट आता है, छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित करना। जो निदानात्मक या जो उपचारात्मक जो परीक्षण होता है, इस परीक्षण के माध्यम से हम छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आत्मविश्वास, जिनको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम से उनको हम जानते हैं, तो छात्रों में आत्मविश्वास कब विकसित होगा? जबकि हम छात्रों को बखूबी या अच्छे ढंग से समझाने या बताने का कार्य करेंगे। जब हम छात्रों के अंदर अच्छे ढंग से समझाने या बताने का जब हम कार्य करेंगे, इससे जो है छात्रों में जो है रुचि उत्पन्न होती है। जब जो रुचि उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है कि छात्रों में के अंदर या छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित किया जा सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो जो है उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से जो है छात्रों के अंदर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या आत्मविश्वास है, उनके आत्मविश्वास को भी जो है जगाए जाने या उनके आत्मविश्वास को भी जो है जगाया जा सकता है। तो अगर इसी के बारे में देखा जाए तो जो उपचारात्मक जो परीक्षण होता है, इसमें छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित करना है इनका प्रमुख लक्ष्य है। तो इसी तरीके से देखें, अब जो हमारी इसकी प्रोसेस आती है, प्रोसेस, तो जो अब इसकी प्रोसेस के बारे में देखें तो जो निदानात्मक या जो उपचारात्मक परीक्षण होते हैं, इनका प्रमुख प्रोसेस यह है। अब इनकी प्रोसेस देखें, पहला ट्यूटोरियल आता है। क्या आता है छात्रों? इसमें पहला ट्यूटोरियल या इसमें फिर उसके बाद नंबर 2 आता है स्वामित्व अधिगम। फिर उसके बाद नंबर 3 आता है शाखीय जो है अभिक्रमित हो गया। फिर उसके बाद आगे आता है छात्रों समायोजन प्रौधि। तो अब हम बात करते हैं पहले अनुवर्ग के बारे में बात करते हैं। देखिए छात्रों, जो अनुवर्ग होता है इसी को हम जो है हिंदी में या अंग्रेजी में कहते हैं, इसको ट्यूटोरियल बोलते हैं, जो कि अनुवर्ग हिंदी है। अगर इसमें देखें तो अनुवर्ग क्या होता है, जैसे अध्यापक या पढ़ाते समय जो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते जाता है, या तो जो अध्यापक प्राय व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, जब व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो बीच बीच में जो इसको एक वर्ग में जो बांटने का छात्रों कार्य करता है अपने व्याख्यान को या जो लेक्चर को, उसी प्रक्रिया को ही जो है हम अनुवर्ग कहते हैं। अब बात आती है कुछ छात्रों के अंदर है कि व्याख्यान क्या होती है। देखिए, तो व्याख्यान के विषय में बात करें तो यह जो है शिक्षण या अध्यापन की अत्यंत प्राचीन प्रविधि के रूप में जानी जाती है। जब प्राचीन काल में पढ़ने जो लिखने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं थी, तो उस समय जो अध्यापन को अपनाया गया या अध्यापन की प्रविधि के रूप में व्याख्यान को अपनाया गया था। जैसे व्याख्यान के बारे में देखें तो इसमें कुछ सोशल साइंस जैसे विषय हो गया, जैसे इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, नागरिक शास्त्र हो गए, जैसे विषयों में ये प्राय विशेष रूप से ही उपयोगी होता है। अगर व्याख्यान देखें तो अगर व्याख्यान के विषय में बात करें तो इसमें कुछ प्रिकॉशन भी आता है, क्या सावधानी बरतना चाहिए अध्यापक को। व्याख्यान जो है किसी विषय वस्तु से संबंधित हो, व्याख्यान अधिक विस्तृत एवं लंबा न हो, व्याख्यान में एक उचित तरीके से पात्रों का होना भी जरूरी है। तो आप इसी के तहत देखें तो छात्रों में जो रुचि या तो मैं बात कर रहे हैं जो अनुवर्ग या जो व्याख्यान, तो व्याख्यान में जो सावधानी जो रखने योग्य मैंने आपको बातें बताया। तो व्याख्यान निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है छात्रों व्याख्यान, जिन्हें पहला हम औपचारिक व्याख्यान कहते हैं। फिर जो अगला आता है
अनौपचारिक व्याख्यान। तो जो व्याख्यान में अब आता है औपचारिक व्याख्यान क्या है। तो जो औपचारिक व्याख्यान होता है छात्रों, ऐसे व्याख्यान को या ऐसे जो लेक्चर को कहा जाता है कि जिनमें अध्यापक के विद्यालय व्यक्ति विशेष के अंतर्गत रहकर जो अपना लेक्चर देने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं औपचारिक व्याख्यान कहते हैं। अब इसी जो है औपचारिक व्याख्यान के बाद फिर नंबर जो थर्ड आता है अनौपचारिक व्याख्यान। जो ये अनौपचारिक व्याख्यान जिनको इनफॉर्मल कहते हैं, और तो इनफॉर्मल या जो अनौपचारिक व्याख्यान, तो ऐसे व्याख्यान को कहते हैं जो कि अध्यापक किसी विद्यालय से हट करके समाज में जाकर जो मंत्री होते हैं जो अपना लेक्चर देने का कार्य करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं जो है अनौपचारिक व्याख्यान। अब बात आती है व्याख्यान। तो व्याख्यान क्या है? देखिए छात्रों, जो व्याख्यान होता है एक शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक अपनी बात या विचार, व्याख्यान शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक अपनी बात या विचार को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी पहुंचाने की जो प्रक्रियात्मक परिस्थिति बनती है, उसी परिस्थिति को हम कहते हैं जो है व्याख्यान प्रविधि के नाम से जानते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है जो अनुवर्ग है, ये जो अनुवर्ग है ये प्रायः व्याख्यान में ही जो है दिखाई देने का कार्य करता है। जब अध्यापक छात्रों को विस्तृत रूप से भाषण देने का कार्य करते हैं, तो वो इसी व्याख्यान को बीच में जब वो कई भागों में या वर्गों में बांटकर उनको जो समझाने या बताने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को ही हम अनुवर्ग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूटोरियल। फिर इसी के बाद आता है स्वामित्व अधिगम। अगर इसके बारे में देखें तो स्वामित्व जो अधिगम होता है यह किसी जो स्वामित्व या व्यक्ति विशेष के द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। जो ये स्वामित्व अधिगम होता है, अगर इस शब्द के विषय में देखें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन ब्लूम ने किया। जो ये जॉन ब्लूम ने सर्वप्रथम ही जो है स्वामित्व जो है अधिगम शब्द का प्रयोग करने पर उन्हीं को जो है श्रेय जाता है। अब बात आती है आगे अगला नंबर थर्ड, जो उपचारात्मक जो प्रक्रिया होती है, इनकी प्रक्रिया में फिर नंबर थर्ड आता है शाखीय अभिक्रमित, जिनको बोलते हैं ब्रांचेज प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन, या इसी को बोलते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अगर इसके बारे में देखें तो इसमें जो है अगर शाखीय अभिक्रमित अगर अनुदेशन के विषय में बात करें, केवल अभिक्रमित अनुदेशन शब्द विषय में बात करें, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्किनर ने किया था, स्किनर। और इसी शब्द को श्रेय हासिल करने का है स्किनर का, इसमें भी है। और एक काउलर हैं, उन्होंने जो है सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया। और जो अभिक्रमित अनुदेशन है, जो इसके संदर्भ में कैम्फर का विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर कैम्फर के बारे में जाने तो उन्होंने ये बताया इनकी जो डिफिनेशन के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा है कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो अनुभवों का एक नियोजन क्रम है। अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का एक नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया को एक कुशलता की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन जो अनुभव होते हैं उनके जो नियोजन को कुशलता की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, और उनको विभिन्न जो है शाखाओं में जो है बांटने का भी जो है कार्य करते हैं, जिससे पाठ को आगे बढ़ाया जा सके। फिर अगला पॉइंट जो हमारा आता है छात्रों, वो समायोजन प्रविधि है। अब जो समायोजन जो प्रविधि है छात्रों, इस समायोजन प्रविधि के बारे में बात कर लेते हैं कि समायोजन प्रविधि क्या है, किसको कहते हैं। देखिए समायोजन जो प्रविधि है छात्रों, इसको हम एडजस्टमेंट टेक्निक के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। अब जो है समायोजन प्रविधि क्या है, ऐसी जो है प्रविधियों को कहा जाता है जो कि व्यक्ति या छात्र को सदैव ही यह समायोजित करने का कार्य करती है।
एक व्यक्ति को एक उचित वातावरण में वो ढालने का प्रयास करती है ऐसी प्रौधि। इसीलिए इसको हम कहते हैं समायोजन की प्रौधि। तो समायोजन का मतलब देखें छात्रों तो समधन योजना से है। जो समायोजन का मतलब क्या है? समधन योजना। तो सम माने क्या होता है बोलो? बराबर से है। सम माने बराबर से, जो योजना का मतलब प्लान बनाने से, बराबर बराबर रूप में जो प्लान बनाने का कार्य छात्रों किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम समायोजन कहते हैं। जैसा कि जो है क्रो एंड डिक्रो की भी डिफिनेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में। तो समायोजन जो होता है व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक प्रयास होता है। अब यहाँ पर देखें जो उपचारात्मक जो प्रक्रिया है, उपचारात्मक प्रक्रिया का जो अंतिम या लास्ट जो है भाग है समायोजन। जब बालकों या छात्रों का उचित तरीके से समायोजन हो जाता है या बालक उचित तरीके से एक वातावरण में निवास स्थान हो जाता है तो इसके माध्यम से बालक में अपने कुछ कार्य करने की शैली या कार्य करने की क्षमता का उनके अंदर विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो समायोजन तो कहने का मतलब यहाँ पर छात्रों जो उपचारात्मक परीक्षण है, इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों या बालकों में समायोजन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये था छात्रों आज का हमारा लेक्चर, जो कि मैं आपको जो है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण के बारे में बताया। इसमें जो है पहले टॉपिक मैंने बताया कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, इसके अर्थ क्या हैं, इसके डेफिनेशन क्या है, फिर इसके उद्देश्य के बारे में मैंने आपको समझ बताया। फिर इसको बताने के बाद इनकी क्या प्रोसेस होती है कौशलों को विकसित करने में, या तो जो प्रक्रिया होती है, फिर इसी प्रक्रिया को बताने के बाद जो इसका उपचारात्मक परीक्षण से क्या घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में आपको समझ मैंने बताया। तो ये था छात्रों हमारा आज का लेक्चर। फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।